नमस्कार साथियों, राजस्थान इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। तो साथियों, आज हमारा टॉपिक है राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण। तो राजस्थान में वन्य जीवों के बारे में, राष्ट्रीय उद्यान और आपके जो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, जैविक पार्क, रामसर स्थल, जंतुआलय, मृगवन, राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित स्थल, बाघ परियोजनाएं, आखेट निषिद्ध क्षेत्र, ये सभी जो है आज के जो है इस टॉपिक में आपके रहने वाले हैं। तो राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण के बारे में हम पढ़ेंगे। तो 2 पार्ट में इस चैप्टर को मैं पूरा कंप्लीट करूंगा। तो आज जो है पार्ट 1 की मैं बात करूंगा। साथियों, लैब असिस्टेंट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पर जो है मैंने लिख रखा है 9664 39 60 24। और कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो लैब असिस्टेंट के कोर्स से रिलेटेड जानकारी के लिए जो है इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो न्यू आंकड़ों सहित ये टॉपिक मैंने जो है चेंज किया है, नए आंकड़े जो हैं इसमें डाले हैं। मैंने पूरा परिवर्तित रूप में ये चैप्टर जो है तैयार करा है, तो आप इसमें देख सकते हैं। कोई भी आंकड़ा जो है अब इसमें पुराना नहीं है, पूरे नए आंकड़े सहित ये जो है तैयार किया है। तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही जो है रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिए पहले हम बात करते हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में। तो यहाँ पर आप देखोगे राजस्थान में सर्वप्रथम टोंक रियासत के द्वारा 1901 ईस्वी में शिकार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो पूर्णतः प्रतिबंध जो लगाया गया शिकार पर 1901 ईस्वी में सबसे पहले टोंक रियासत ने लगाया था। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। टोंक रियासत ने सबसे पहले जो है प्रतिबंध लगाया था शिकार करने पर, और ये लगाया गया था 1901 ईस्वी में। यहाँ पर बात करता हूँ मैं, राजस्थान सरकार के द्वारा सर्वप्रथम 23 अप्रैल 1951 ईस्वी में राजस्थान वन्य पशु एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम 1951 लागू किया था। तो कब ये लागू हुआ? 23 अप्रैल 1951 को ये अधिनियम जो है लागू किया गया। 1951 में किया गया था 23 अप्रैल को। राजस्थान वन्य पशु एवं पक्षी संरक्षण मतलब वन्य पशुओं की सुरक्षा के लिए और पक्षियों के संरक्षण के लिए यह अधिनियम बनाया गया था 1951 में। नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात करता हूँ, भारत सरकार के द्वारा 9 सितंबर 1972 ईस्वी में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था 9 सितंबर 1972 को, और राजस्थान सरकार ने 1 सितंबर 1973 को ये लागू किया था। तो राजस्थान सरकार के द्वारा लगभग 1 साल बाद ये लागू किया गया। तो भारत सरकार ने जो है भारतीय वन्य जीव जो संरक्षण अधिनियम जो था 9 सितंबर 1972 को लागू किया, जबकि राजस्थान सरकार ने 1 सितंबर 1973 को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया। ऊपर वाला जो था वो वन्य पशु और पक्षी संरक्षण अधिनियम था, ये ध्यान रखना है। और नीचे वाला जो 1 सितंबर 1973 को लागू हुआ राजस्थान सरकार के द्वारा, वो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है। इसमें अंतर ये याद रखना है, पूछा जा सकता है। यहाँ पर नेक्स्ट मैं देखता हूँ, वर्तमान में राजस्थान में जो है कितनी बाघ परियोजनाएं हैं? 4 बाघ परियोजना हैं। वर्तमान में बात करें तो 4 बाघ परियोजना हैं, वो याद रखनी है। कौन कौन सी है वो भी मैं बताने वाला हूँ, चैप्टर के आगे देखेंगे पूरी डिटेल से। लेकिन फिलहाल ये याद रखना है कि वर्तमान में राजस्थान में 4 बाघ परियोजना, पहले 3 बाघ परियोजनाएं थी, एक और बढ़ चुकी है। रामगढ़ बिजदारी जो है वो, इसमें एक और बाघ परियोजना बढ़ चुकी है। तो 4 बाघ परियोजनाएं हो गई। 3 यहाँ पर जैविक पार्क हो गए, ये आपको याद रखना है। 3 जैविक पार्क हैं यहाँ पर, 2 रामसर स्थल हैं, रामसर साइट, और आगे हम देखेंगे यहाँ पर 5 हैं जंतुआलय, 7 हैं यहाँ पर मृगवन, 3 हैं राष्ट्रीय उद्यान और 27 हैं वन्य जीव अभ्यारण्य, और 14 हैं संरक्षित स्थल कंजर्वेशन साइट, और 16 जीव वनमंडल हैं, जीव मंडल जो हैं 16 हैं, और 33 जो हैं आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं। तो ये सभी जो है पूछे जाते हैं सीधे सीधे कि कितने मृगवन हैं, कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, कितने संरक्षित स्थल हैं, कितने रामसर साइट हैं। तो ये सभी वर्तमान में राजस्थान में हैं। तो ये नए आंकड़े सहित मैंने आपको बताया है। 4 बाघ परियोजनाएं हो गई, 3 जैविक पार्क हो गए राजस्थान में, 2 रामसर स्थल हैं, रामसर साइट जिनको हम बोलते हैं, 5 जंतुआलय हैं, 7 मृगवन हैं, 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 27 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, 14 जो है संरक्षित स्थल हैं, और 16 जो है जीव मंडल हैं, और 33 जो है आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं। तो साथियों, ये आपको जो है आपकी जबान पर होने चाहिए। आपसे बोला जाए बाघ परियोजनाएं कितनी है? 4। जैविक पार्क पूछा जाए कितने हैं? 3। रामसर स्थल पूछा जाए 2। जंतुआलय पूछा जाए 5। मृगवन पूछा जाए 7। राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए 3। वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा जाए 27। संरक्षित स्थल पूछा जाए 14। जीव मंडल पूछे जाए 16। आखेट निषिद्ध क्षेत्र पूछे जाए तो 33। तो इस प्रकार से आपको मुँह जबान ये सभी याद होने चाहिए।
तो यहाँ पर आगे देखते हैं, राजस्थान का जो चौथा बाघ अभ्यारण्य बनाया गया था वो बनाया गया रामगढ़ बिजधारी को। तो चौथी बाघ परियोजना है। बाघ परियोजना का मतलब जहाँ पर बाघ रखे जाते हैं, तो ये जो है बाघ परियोजनाएं कहलाती हैं। तो चौथा बाघ अभ्यारण्य जो है वो है रामगढ़ बिजधारी, जो कि बूंदी और भीलवाड़ा जो है इनमें फैला हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका विस्तार है बूंदी और भीलवाड़ा में, 2 जिलों में जो है इसका विस्तार है रामगढ़ बिजधारी अभ्यारण्य का। जून 2021 में इसको जो है बनाया गया था। चौथा बाघ अभ्यारण्य कब बनाया गया इसको? जून 2021 में। तो फिलहाल जो है वर्तमान में चौथा बाघ अभ्यारण्य बनाया गया रामगढ़ बिजधारी को। तो ये पूछा जा सकता है जून के महीने में बनाया गया था 2021 में रामगढ़ बिजधारी अभ्यारण्य। इसमें भी बाघ रखे गए हैं। अब पहले इसमें बाघ नहीं थे, तो रामगढ़ बिजधारी में भी बाघ लाए गए हैं। तो ये भी चौथा बाघ अभ्यारण्य बना दिया गया है। इसका विस्तार बूंदी और भीलवाड़ा में है। इसका क्षेत्रफल लगभग 1050 वर्ग किलोमीटर है। साथ ही ये भारत का भी कौन से नंबर का बन गया टाइगर रिजर्व? 52वां टाइगर रिजर्व है। तो वर्तमान में ये भारत का कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व है? तो ये जो है 52वां टाइगर रिजर्व बन गया है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं देखता हूँ, तो इसका क्षेत्रफल भी आपको याद रखना है रामगढ़ बिजधारी को, क्योंकि नया बना है ये, तो इसके बारे में डिटेल से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम देखने वाले हैं बाघ परियोजनाओं के बारे में। तो बाघ परियोजनाओं की मैं बात करने वाला हूँ जहाँ पर बाघ रखे जाते हैं। तो देश में बाघों को बचाने के लिए जो है बाघ परियोजना प्रारंभ की गई और 2018 की वन्य जीव गणना के अनुसार देश में कुल 2967 बाघ हैं। तो 2018 में वन्य जीवों की गणना की गई। उस गणना में जो है 2967 बाघ पाए गए, जिनमें सबसे ज़्यादा जो बाघ पाए गए वो मध्य प्रदेश राज्य में पाए गए। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ पाए गए, लगभग 526 बाघ जो है ये मध्य प्रदेश में पाए गए। इसलिए मध्य प्रदेश को हम बाघों का घर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बाघ पाए गए। 526 बाघ लगभग मध्य प्रदेश में पाए गए। तो 2018 में जो है वन्य जीवों की गणना की गई थी और उसके अनुसार राजस्थान में 69 बाघ पाए गए। तो राजस्थान में कितने बाघ पाए गए? 69 बाघ पाए गए। विश्व के कुल बाघों की संख्या जो है 70% भारत में है। पूरे विश्व का 70% बाघ भारत में पाए जाते हैं। और देश में जो है बाघ परियोजना के पहले निदेशक जो बनाए गए थे वो कैलाश सांखला को बनाया गया था। ये जोधपुर के जो थे, कैलाश सांखला कहाँ के थे? जोधपुर के थे। तो इसको जो है बाघ परियोजना का पहला निदेशक बनाया गया था कैलाश सांखला को, जिनको हम टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? कैलाश सांखला को जाना जाता है। इसने कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं। कैलाश सांखला जो है इसके द्वारा बाघों के ऊपर कई पुस्तकें लिखी गई थी, क्योंकि ये बाघों के बारे में जो है सबसे ज़्यादा रुचि रखता था, उनसे जो है रिलेटेड जानकारियाँ एकत्रित करता था। तो इसने बाघों के ऊपर कुछ पुस्तकें लिखी हैं। द स्टोरी ऑफ इंडियन टाइगर, तो एक इसकी पुस्तक का नाम है द स्टोरी ऑफ इंडियन टाइगर। दूसरी है टाइगर, तीसरी है रिटर्न्स ऑफ द टाइगर और चौथी है टाइगर लैंड। तो ये इसकी पुस्तकें थी, द स्टोरी ऑफ इंडियन टाइगर, टाइगर, रिटर्न्स ऑफ द टाइगर और टाइगर लैंड। ये कैलाश सांखला के द्वारा लिखी गई पुस्तकें थी। राजस्थान में मैं बात करूं तो राजस्थान में 4 बाघ परियोजनाएं पाई जाती हैं। पहली मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, फर्स्ट बाघ परियोजना है रणथंभौर बाघ परियोजना, जो कि कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में है। और इस बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में की गई थी। तो रणथंभौर बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में हुई। इस परियोजना में जो है सवाई मानसिंह, केला देवी राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य क्षेत्र को भी शामिल किया गया है, जिसमें करौली, बूंदी और टोंक जिले शामिल हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें। तो यहाँ पर जो है कौन कौन से जो है परियोजना में, रणथंभौर बाघ परियोजना में कौन कौन से अभ्यारण्यों को शामिल किया गया है? तो यहाँ पर सवाई मानसिंह जो कि सवाई माधोपुर में है, केला देवी करौली में है, और राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य आपको पता ही है ये कोटा में फैला हुआ है। तो यहाँ पर जो है ये इसमें भी शामिल किए गए हैं। रणथंभौर बाघ परियोजना में इनके कुछ क्षेत्र शामिल किए गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बाघ परियोजना की शुरुआत जो है सबसे पहले 1973 में हुई थी। तो रणथंभौर बाघ परियोजना आपको ध्यान रखनी है, ये सबसे बड़ी बाघ परियोजना है। 1973 में इसकी शुरुआत की गई थी रणथंभौर बाघ परियोजना की। तो सबसे बड़ी बाघ परियोजना पूछ ली जाए आपसे तो ये भी रणथंभौर बाघ परियोजना सवाई माधोपुर में है। दूसरे नंबर पर मैं बात करता हूँ सरिस्का अभ्यारण्य, सरिस्का बाघ परियोजना, जो कि कहाँ पर है? यहाँ पर अलवर जिले में है। इसकी शुरुआत 1978-79 में की गई थी। ये डेट आपको याद रखनी है, इसकी 1978-79 में हुई थी। सबसे पहले हुई थी रणथंभौर वाली की 1973 में। तो सरिस्का जो बाघ परियोजना है, अभ्यारण्य नहीं, यहाँ पर बाघ परियोजना लिख लेना है। तो सरिस्का बाघ परियोजना की शुरुआत 1978-79 में हुई थी। इसके अंतर्गत सरिस्का और सरिस्का ए, सरिस्का में से ही सरिस्का ए बनाया गया।
जो कि सबसे छोटा अभ्यारण्य भी बन गया है सरिस्का है। तो सरिस्का और सरिस्का ए को भी शामिल किया गया। जंबर रामगढ़ जो जयपुर वाला है अभ्यारण्य क्षेत्र, उसका भी कुछ हिस्सा जो है सरिस्का में आता है, जिसमें अलवर जयपुर जिलों को शामिल किया गया है। तो 2 जिलों के जो कुछ अभ्यारण्यों के क्षेत्रों को इस सरिस्का में जो है शामिल किया गया है, सरिस्का बाघ परियोजना में। ये 1978-79 में शुरू हुई थी। तो अलवर जिले में है सरिस्का बाघ परियोजना, ये आपको ध्यान रखना है। रणथंभौर बाघ परियोजना सवाई माधोपुर में है। तीसरी बाघ परियोजना है मुकुंदरा हिल्स बाघ परियोजना, जिसकी शुरुआत जो है अप्रैल 2013 में की गई थी। तो अप्रैल 2013 में मुकुंदरा हिल्स बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी। इसके अंतर्गत कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ जिले के मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान आता है। जवाहर सागर, चंबल अभ्यारण्य क्षेत्र ये भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो जवाहर सागर को भी इसमें शामिल किया गया है और यहाँ पर राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य क्षेत्र को भी इसमें शामिल किया गया है। रा का मतलब है यहाँ पर राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य क्षेत्र, तो ये यहाँ पर शामिल किए गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। तो मुकुंदरा हिल्स जो है अप्रैल 2013 में जो है शुरू की परियोजना। मुकुंदरा हिल्स जो है कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ इन क्षेत्रों में ये आती है। तो मुकुंदरा हिल्स आपको ध्यान रखना है। कोटा मेन है, इसमें मेन जिला कोटा है मुकुंदरा हिल्स। कोटा, झालावाड़ ये इसमें मेन है, कोटा, झालावाड़, बूंदी, चित्तौड़गढ़। तो ये आपको तीसरी बाघ परियोजना ध्यान रखनी है। चौथी जो बाघ परियोजना है वो वाली है रामगढ़ बिजधारी बाघ परियोजना, जो कि कहाँ पर है, बूंदी में है। इसकी शुरुआत जो है जून 2021 में की गई और इसका कुल क्षेत्रफल है 1050 वर्ग किलोमीटर। इसका बूंदी और भीलवाड़ा ज़िले में जो है इसका विस्तार है और यह है नवीनतम टाइगर रिजर्व है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वर्तमान में फ़िलहाल ही बनाया गया टाइगर रिजर्व है। या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो रामगढ़ बिजधारी चौथे नंबर का है। तो 3 तो हो चुके हैं, रणथंभौर जो कि 1973 में शुरू हुआ था, सरिस्का में 1978-79 में और मुकुंदरा हिल्स अप्रैल 2013 में। उसके बाद नई जो बनाई गई बाघ परियोजना रामगढ़ बिजधारी बनाई गई जून 2021 में, 1050 वर्ग किलोमीटर में है। और नवीनतम टाइगर रिजर्व भी रामगढ़ बिजधारी है, आपको ध्यान रखना है। चौथा टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर चौथा नंबर डालना भूल गए, प्रिंटिंग के टाइम जो है ये मिस्टेक हो जाती हैं। तो ये भारत का 52वें नंबर का ये टाइगर रिजर्व है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ यहाँ पर आपको जंतुआलय के बारे में। तो जंतुआलय कितने हैं, 5 जंतुआलय हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो 5 जंतुआलय के बारे में मैं आपको बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो है आप देखोगे, पहला जंतुआलय जो है जयपुर जंतुआलय, जिसकी शुरुआत हुई थी 1876 ईस्वी में और ये राजस्थान का प्रथम जंतुआलय है। इसमें बाघ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल जो है ये मगरमच्छ होता है। तो यहाँ पर मगरमच्छ के लिए जो है प्रजनन के केंद्र भी यहाँ पर स्थित हैं। तो बाघ और घड़ियाल के प्रजनन के केंद्र जो है कहाँ पर हैं, जंतुआलय में, जयपुर जंतुआलय में है, जो कि 1876 ईस्वी में शुरू हुआ था। राजस्थान का पहला जंतुआलय जयपुर जंतुआलय है। दूसरे नंबर का है उदयपुर जंतुआलय, जिसकी शुरुआत जो है 1878 ईस्वी में हुई थी। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात नहीं है। उदयपुर जंतुआलय है, ये जू है। तो उदयपुर जंतुआलय जो है ये 1878 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी डेट आपको ध्यान रखनी है। तीसरे में जंतुआलय की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तीसरा जंतुआलय है बीकानेर जंतुआलय, जिसकी शुरुआत 1922 में की गई थी। चौथा जंतुआलय है जोधपुर जंतुआलय, जिसकी शुरुआत 1936 में की गई थी। और जोधपुर जंतुआलय में घोड़ावन जो पक्षी है उसका प्रजनन केंद्र भी स्थित है। यहाँ पर जो है घोड़ावन पक्षी जो है उनका प्रजनन करवाया जाता है। लास्ट में जो 5वां जो जंतुआलय है वो है कोटा जंतुआलय। 1954 ईस्वी में इसकी जो है शुरुआत की गई थी। तो 5वां आपको ध्यान रखना है, कोटा जंतुआलय। पहला जंतुआलय जयपुर जंतुआलय 1876, राजस्थान का प्रथम जंतुआलय। इसमें बाघ और घड़ियाल का प्रजनन करवाया जाता है जयपुर जंतुआलय में। दूसरा उदयपुर जंतुआलय 1878 में है, 2 साल बाद। जयपुर जंतुआलय के 2 साल बाद जो है उदयपुर जंतुआलय। फिर उसके बाद जो है 1922 में बीकानेर जंतुआलय। फिर 1922 के बाद 1936 में जोधपुर जंतुआलय, जिसमें घोड़ावन पक्षी का प्रजनन केंद्र है। उसके बाद कोटा जंतुआलय की स्थापना 1954 में की गई। तो ये 5 जंतुआलय हैं। कई बार ये पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा जंतुआलय नहीं है। कहाँ जंतुआलय नहीं है, जयपुर में है, उदयपुर में है, बीकानेर में है और जोधपुर में है और कोटा में है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर। उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, ऊपर ध्यान रखना जयपुर वाला, इधर नीचे ध्यान रखना कोटा वाला, और ऊपर बीच में जो है 3 है, उदयपुर, बीकानेर और जोधपुर। तो ये आपके 5 जंतुआलय हो गए। तो ये आपको याद रखने हैं। अब मैं मृगवनों की आपकी बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पर अब मैं मृगवनों के बारे में बात करूँगा। तो 7 मृगवन हैं, उन 7 मृगवनों की मैं आपको बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करता हूँ अमृता देवी जो है मृगवन की। तो ये मृगवन जो है आपको ध्यान रखने कितने हैं, 7 मृगवन हैं। ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, कई बार सीधे पूछे गए हैं।
इनसे रिलेटेड इनकी स्थापना कहाँ हुई, कब इनकी स्थापना की गई और कहाँ पर ये मृगवन फिलहाल हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से इनमें जो है जीव जंतु पाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर है मृगवन का नाम, यहाँ पर है जगह का नाम जहाँ पर ये हैं, ये स्थापना वर्ष है, और ये यहाँ पर जो है जीव जंतुओं के नाम हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ अमृता देवी जो है मृगवन की। तो ये जो है खेजड़ली गांव में है, जोधपुर जिले में एक गांव है खेजड़ली गांव, जहाँ खेजड़ली हत्याकांड हुआ था 21 सितंबर 1730 को। तो अमृता देवी मृगवन जो है ये खेजड़ली गांव जोधपुर में है, और 1998 में ये अमृता देवी मृगवन बनाया गया था। यहाँ पर काला हिरण पाया जाता है, चिंकारा और मरु लोमड़ी यहाँ पर पाई जाती है। तो कला की जगह यहाँ पर काला कर लेना है। तो काला हिरण, चिंकारा और मरु लोमड़ी जो है यहाँ पर पाई जाती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। काला हिरण यहाँ पर पाए जाते हैं, चिंकारा पाया जाता है, और मरु लोमड़ी यहाँ पर, रेगिस्तानी लोमड़ी जो है वो भी यहाँ पर पाई जाती है। दूसरा है अमृता देवी मृगवन, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, खेजड़ली गांव में है, 1998 में स्थापना की गई। काला हिरण, चिंकारा, मरु लोमड़ी, ये 2 बार प्रिंट हो गया है, तो ये यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, आपको ध्यान रखना है। दूसरे नंबर का जो है यहाँ पर माचिया सफारी पार्क। तो दूसरा है माचिया सफारी पार्क मृगवन, जो कि कायलाना में है। कायलाना कहाँ पर है, जोधपुर में है, और 1995 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। काला हिरण, चिंकारा, नीलगाय ये यहाँ पर पाए जाता है। तो ज़्यादातर इनमें जो है पूछे जाने वाली बातें हैं इनकी जो है कौन से जगह पर ये पाए जाते हैं मृगवन, वो जगह आपको याद रखनी है। स्थापना वर्ष भी आपको याद नहीं हो तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये पता होना चाहिए माचिया सफारी मृगवन है कहाँ, कायलाना जोधपुर में। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो माचिया सफारी पार्क कहाँ पर है, माचिया सफारी मृगवन कहाँ है, कायलाना जोधपुर में है। संजय उद्यान कहाँ पर है, ये है शाहपुरा जयपुर में, 1986 में स्थापना हुई थी। इसमें चिंकारा, नीलगाय और चीतल यहाँ पर पाए जाते हैं। संजय उद्यान कहाँ पर है, ये शाहपुरा जयपुर में है। और अशोक विहार मृगवन कहाँ पर है, जयपुर में है। इसकी भी स्थापना 1976 में हुई थी, अशोक विहार मृगवन की। इसमें भी चिंकारा, नीलगाय, चीतल, सांवर ये यहाँ पर पाए जाते हैं। तो अगला जो है इसके बाद अगला मृगवन है सज्जनगढ़ मृगवन, ये कहाँ पर है, उदयपुर में है, 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। चीतल, सांवर यहाँ पर पाए जाते हैं। तो सज्जनगढ़ भी आपको ध्यान रख लेना है। ये जगह पूछी जाती है, ये कहाँ पर है ये मृगवन, बस इसी से रिलेटेड आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूछे नहीं गए हैं। सज्जनगढ़ मृगवन कहाँ पर है, उदयपुर में है। पुष्कर मृगवन कहाँ पर है, पंचकुंड जो है, पंचकुंड जो अजमेर में है, वहाँ पर ये पुष्कर मृगवन पाया जाता है। तो पुष्कर मृगवन जो है, मृगवन का मतलब जहाँ पर काले हिरण पाए जाते हैं, ठीक है। तो मृगवन जो है, पुष्कर मृगवन जो है ये पंचकुंड अजमेर में है, 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो मृगवन है ये चित्तौड़गढ़ में है, 1969 में इसकी स्थापना हुई। चीतर और काला हिरण यहाँ पर पाए जाते हैं, और उसके अलावा चिंकारा भी यहाँ पर पाया जाता है, और नीलगाय भी यहाँ पर पाई जाती हैं। ये तो हो गए आपके 7 मृगवन, जो कि आपको डायरेक्ट याद रखनी है, जगह याद रखनी है, कौन सा मृगवन कहाँ पर पाया जाता है। पहले मैंने यहाँ पर बात करी अमृता देवी विस्मय मृगवन, खेजड़ली गांव में है, जोधपुर में। दूसरा माचिया सफारी मृगवन, कायलाना जोधपुर में है। तीसरा संजय उद्यान जो है यहाँ पर शाहपुरा जयपुर में है। चौथा अशोक विहार भी जयपुर में है। संजय उद्यान का ध्यान रखना, ये शाहपुरा में है, जबकि अशोक विहार जयपुर में है। और संजय गढ़ मृगवन जो है उदयपुर में है। पुष्कर मृगवन जो है पंचकुंड अजमेर में है। और यहाँ पर मैं बात करूँ चित्तौड़गढ़ दुर्ग मृगवन चित्तौड़गढ़ में है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात करता हूँ रामसर स्थलों की। तो रामसर साइट के नाम से भी हम जानते हैं, इनको हम नमभूमि क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, और यहाँ पर इसको हम आर्द्रभूमि स्थल भी हम कह देते हैं। तो भारत सरकार द्वारा नमभूमि क्षेत्र, अर्थात ये वो क्षेत्र होते हैं, जैसे इस जगह पर मान लो यहाँ पर पानी भरा हुआ है, यहाँ पर पानी जो है वो सूखने वाला है, तो यहाँ पर कुछ दलदल सा बन गया है। सूखने के बाद जो है थोड़ा पानी रह जाता है, आपने देखा होगा कई बार, कुछ पानी रह जाता है, कुछ सूख जाता है, तो वहाँ पर दलदल सा बन जाता है। इस वजह से इनको हम दलदली क्षेत्र भी कह देते हैं, और नमभूमि क्षेत्र भी इनको कह देते हैं। यहाँ पर पशु पक्षी जो हैं पानी पी लेते हैं, इनमें पक्षी वगैरह यहाँ पर पानी पी लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ रामसर स्थलों की। तो 1971 में एक कन्वेंशन हुआ था, सम्मेलन हुआ था, 2 फरवरी 1971 की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ये सम्मेलन जो है कहाँ पर हुआ था, ईरान के रामसर शहर में। ये 1971 में ये सम्मेलन हुआ था, जिसमें 2 फरवरी को जो है रामसर दिवस के रूप में मनाए जाने की बात हुई थी, नमभूमि दिवस के रूप में मनाए जाने की बात हुई थी 2 फरवरी को। ये आपको ध्यान रखना है।
रामसर सम्मेलन की मैंने बात करी है, 2 फरवरी 1971 को ये रामसर सम्मेलन हुआ था ईरान के रामसर शहर में। इस वजह से इनको हम रामसर स्थल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि रामसर जगह पर ही ये जो है बात कही गई थी कि नमभूमि क्षेत्रों के हम विकास करेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो रामसर स्थल बोल दें हम, तो ये नमभूमि क्षेत्र जो हैं, दलदलीय क्षेत्र, उन क्षेत्रों के विकास के लिए जो है बनाए गए हैं रामसर साइट, जिन पर की जो है फोकस जा सके सरकार का। तो इस वजह से भारत सरकार द्वारा नमभूमि क्षेत्र अथवा दलदली क्षेत्रों के विकास के लिए 49 स्थलों को रामसर स्थल के रूप में संरक्षित किया गया। तो 49 जो स्थल हैं, 49 स्थल इंडिया में पूरे में, तो 49 स्थलों को रामसर स्थल के रूप में संरक्षित किया गया है। और 2 रामसर स्थल जो है राजस्थान में, ये पूछे जाते हैं राजस्थान में कौन कौन से रामसर स्थल हैं, तो मैं उनकी बात करूँगा आपसे। तो रामसर स्थल राजस्थान में है, एक तो केवलादेव अभ्यारण्य जो है वो भी रामसर स्थल में शामिल किया गया है, जो कि भरतपुर जिले में है। इसे घना पक्षी विहार भी हम कह देते हैं। और 1 अक्टूबर 1981 को जो है इसको रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया था, 1 अक्टूबर 1981 को। सांभर जयपुर में है, इसको भी जो है शामिल किया गया है रामसर स्थल के रूप में, 23 मार्च 1990 को इसको शामिल किया गया। और यहाँ पर राजहंस या फ्लेमिंगो पक्षी जो है उसके लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर राजहंस ज़्यादा पाए जाते हैं ये पक्षी, वहाँ पर जो है सांभर झील के किनारे पर ये बैठे रहते हैं राजहंस या फ्लेमिंगो पक्षी, तो उनके लिए जो है ये इसको भी रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में 2 रामसर स्थल हैं, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। एक तो है केवलादेव अभ्यारण्य भरतपुर, एक सांभर जयपुर। कब स्थापना हुई केवलादेव की रामसर स्थल के रूप में? रामसर स्थल में कब शामिल किया गया? 1 अक्टूबर 1981 को। इसको घना पक्षी विहार भी हम कह देते हैं, क्योंकि यहाँ पर पक्षियों की बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती है केवलादेव अभ्यारण्य में, तो इसे हम घना पक्षी विहार के नाम से भी जानते हैं। और भरतपुर जिले में केवल महादेव का मंदिर है, केवल नाम से एक महादेव का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, शिव भगवान का। तो वहाँ पर जो है इसी वजह से इस अभ्यारण्य का नाम जो है केवलादेव रखा गया था, क्योंकि उसके पास में केवल नाम के एक शिव मंदिर की वजह से इस अभ्यारण्य का नाम जो है केवलादेव रखा गया। पहले इसको घना पक्षी विहार कह देते थे। तो सांभर की मैंने बात कर ली, सांभर को भी इसमें 23 मार्च 1990 को शामिल किया गया। राजहंस फ्लेमिंगो के लिए ये प्रसिद्ध है। तो यह बात हो गई आपकी रामसर स्थल की। अब मैं बात करने वाला हूँ आपको राष्ट्रीय उद्यान की। तो राष्ट्रीय उद्यान जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ पर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, और ये है सवाई माधोपुर जिले में। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये सवाई माधोपुर में है। 1955 ईस्वी में इसे अभ्यारण्य घोषित किया गया था रणथंभौर को, पहले इसको अभ्यारण्य बनाया गया था। और जो है 1973 में यहाँ राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना शुरू की गई थी। तो 1973 में पहली बाघ परियोजना भी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है इसमें की गई थी। पहले ये 1955 में अभ्यारण्य घोषित किया गया, उसके बाद 1973 में यहाँ पर बाघ जो है पाए जाने के कारण इसको बाघ परियोजना बना दिया गया। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ फतेह सिंह राठौड़ जो है उनके प्रयासों से प्रयत्न से 1 नवंबर 1980 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा भी इसे दिया गया। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला इसको? 1 नवंबर 1980 को फतेह सिंह राठौड़ के प्रयासों से इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। फतेह सिंह राठौड़ को टाइगर के नाम से भी जानते हैं हम, टाइगर मैन के नाम से जानते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको, टाइगर मैन। तो यहाँ पर जो है फतेह सिंह राठौड़ को हम टाइगर मैन कह देते हैं। यहाँ पर मैं के बाद जो है ने को भूल गए हैं, यहाँ पर ध्यान रखना है, इसको टाइगर मैन यहाँ पर याद रखना है। तो फतेह सिंह राठौड़ को हम टाइगर मैन के नाम से भी हम जानते हैं। इसका कुल क्षेत्रफल जो है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का वो है 392.50 392.50 वर्ग किलोमीटर। तो ये इसका टोटल क्षेत्रफल है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर सर्वाधिक बाघ पाए जाने के कारण इसे लैंड ऑफ टाइगर कह देते हैं, अर्थात टाइगरों की भूमि। तो लैंड ऑफ टाइगर के नाम से भी हम रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को जानते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र में हम क्या क्या पाया जाता है, तो वो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो यहाँ पर रणथंभौर का किला भी है इसी राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र में। 32 खंभों की यहाँ पर छतरी पाई जाती है रणथंभौर में, और कुत्ते की छतरी भी यहाँ पर पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर पास ही में कुत्ते की घाटी के नाम से भी एक जगह प्रसिद्ध है रणथंभौर में। तो कुत्ते की छतरी भी वहाँ पर पाई जाती है। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी यहाँ पर पाया जाता है। जोगी महल भी है, सुपारी महल भी वहाँ पर है। पीर सदरुद्दीन की दरगाह आपको वहाँ पर मिलेगी। तो पीर सदरुद्दीन की दरगाह ये पूछा गया कई बार एग्जाम में, पीर सदरुद्दीन की दरगाह कहाँ पर है? ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में के पास है। मलिक शाह पीर की दरगाह भी वहाँ पर है। मालिक नहीं है, मलिक शाह पीर है। तो मलिक शाह पीर का तालाब, उसके नाम से तालाब है वहाँ पर, दरगाह नहीं है। मलिक शाह तालाब भी वहाँ पर है।
और राजबाग तालाब भी वहाँ पर है और पदम तालाब भी वहाँ पर है। तो ये कई तालाब है वहाँ पर, मलिक तालाब, राजबाग तालाब और पदम तालाब, ये 3 तालाब यहाँ पर याद रखने हैं आपको। जोगी महल, सुपारी महल, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, 32 खम्भों की छतरी, कुत्ते की छतरी, सुपारी महल, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, ये सभी जो है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र में स्थित है। और फतेह सिंह राठौड़ के प्रयासों से इसे जो है यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था 1 नवंबर 1980 को। और कुल जो क्षेत्रफल है इस राष्ट्रीय उद्यान का वो है 392.50 वर्ग किलोमीटर। अब यहाँ पर हम देखते हैं साथियों, केवलादेव घना पक्षी विहार की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि भरतपुर जिले में है। तो ये आपको ध्यान रखना है, केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ पर है? भरतपुर जिले में है। केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ है? भरतपुर में है। और यहाँ पर जो है घनी वनस्पति पाए जाने के कारण इसे क्या कहा जाता था? घना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता था। तो यहाँ पर घनी वनस्पति पाई जाती है, तो घनी वनस्पति पाए जाने के कारण यहाँ पर जो है इसे घना पक्षी विहार भी हम कह देते हैं। और यहाँ पर जो है केवलादेव नाम का एक शिव मंदिर है, तो केवलादेव या फिर केवल महादेव के नाम से भी यहाँ पर एक शिव मंदिर है, उसी वजह से इसे हम केवलादेव के नाम से भी जानते हैं। तो केवलादेव क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर केवल महादेव का मंदिर है और उस शिव मंदिर की वजह से ही इसे केवलादेव कहा जाता है। ये कई बार क्वेश्चन जो है आने लग गया है, तो न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जा रहा है एग्जाम्स में कि केवलादेव नाम क्यों रखा गया है। कई बार इंटरव्यू में भी ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि केवलादेव का नाम जो है केवलादेव क्यों रखा गया, क्योंकि वहाँ पर पास में ही केवल महादेव का मंदिर है, उस मंदिर की वजह से इसका नाम केवलादेव रखा गया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर बात करता हूँ भरतपुर के महाराजा कृष्ण सिंह की। तो कृष्ण सिंह ने स्विट्जरलैंड देश की झीलों की तर्ज पर ही जो है इसका जो है निर्माण किया था। और इन झीलों में जो है पानी की आपूर्ति जो की जाती है अजान बांध से की जाती है। तो यहाँ पर स्विट्जरलैंड देश की सहायता से यहाँ पर झीलों का निर्माण भी किया गया है। तो जो है यहाँ पर मोती झील भी पाई जाती है, मोती झील, और जिसमें जो है पानी आता रहता है। यहाँ पर जो है गंभीरी नदी जो है करौली वाली, वहाँ से पानी इसमें आता है अजान बांध। तो पानी की आपूर्ति भी जो है यहाँ पर होती रहती है और अजान बांध से यहाँ पर पानी की आपूर्ति करवाई जाती है। तो ये पूछा जाता है अजान बांध कहाँ पर है? भरतपुर जिले में है। इस बांध बना करके जो है गंभीरी नदी पर ये बांध बनाया गया है अजान बांध, और ये अजान बांध से यहाँ पर पानी की आपूर्ति की जाती है। और मोती झील जो है उस झील में जो पानी आता है, जो कि भरतपुर के महाराजा कृष्ण सिंह ने उसका निर्माण करवाया था। स्विट्जरलैंड देश की सहायता से यहाँ पर मोती झील बनवाई गई है, जो कि भरतपुर जिले में है। ये ध्यान रखना, पूछा गया कई बार मोती झील कहाँ पर है? ये मोती झील जो है भरतपुर में है। इस झील में से ही जो है पानी की आपूर्ति जो है अजान बांध से होती है। अजान बांध में जो पानी आता है वो गंभीरी नदी से आता है, करौली जिले की जो गंभीरी नदी है वहाँ से। तो ये मोती झील जो है ये कृष्ण सिंह ने बनवाई थी स्विट्जरलैंड देश की सहायता से। अजान बांध पूछा जाता है कई बार कहाँ पर है? भरतपुर में है, केवलादेव अभ्यारण्य क्षेत्र में। नेक्स्ट है यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, यह राष्ट्रीय उद्यान जो है NH 11 के निकट है और स्वर्णिम त्रिकोण दिल्ली, जयपुर, आगरा के मध्य स्थित है। इसका क्षेत्रफल जो है 28.73 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ये 999 यहाँ पर लिख गया है मिस्टेक से, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। यह राष्ट्रीय उद्यान जो है NH 11 के निकट है। इस केवलादेव के जस्ट सामने जो है, गेट के पास ही सामने से, जैसे मान लो ये केवलादेव है, ये इसका यहाँ पर गेट है, तो यहाँ से आग इसके सामने से ही क्या जा रहा है, यहाँ पर रोड निकल रहा है और ये रोड है NH 11। तो NH 11 जो है केवलादेव अभ्यारण्य के गेट के पास से ही निकल रहा है। तो यहाँ पर जो है स्वर्णिम त्रिकोण दिल्ली, जयपुर, आगरा के मध्य ये स्थित है। तो गोल्डन ट्राइंगल के मध्य पर ये स्थित है, दिल्ली, जयपुर, आगरा वाले क्षेत्र में स्थित है। इसका क्षेत्रफल जो है 28.73 वर्ग किलोमीटर है, जबकि रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान था उसका क्षेत्रफल था 392.50। तो उसके सामने तो इसका क्षेत्रफल बहुत कम है। तो सबसे बड़ा तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, क्योंकि उसका क्षेत्रफल 392.50 वर्ग किलोमीटर है, जबकि इसका तो केवल 28.73 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं 1956 में जो है राष्ट्रीय अभ्यारण्य का दर्जा इसको दिया गया और 27 अगस्त 1981 को इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। तो 1956 में तो ये क्या था, अभ्यारण्य था, और 27 अगस्त 1981 को इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिल गया। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भी कौन सा है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, जबकि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं 1985 में जो है
1985 की मैं बात करूं तो इसे यूनेस्को की प्राकृतिक धरोहर की सूची में भी शामिल कर लिया। तो यूनेस्को ने इसको प्राकृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया कब? 1985 में। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में, इसको एक धरोहर के रूप में इसको संरक्षित किया जाएगा। 1985 में यूनेस्को ने इसको शामिल किया था। ये डेट पूछी गई है कई बार, 1985। और 2005 में यहाँ पर डॉक्टर सलीम अली ने इंटरप्रिटेशन सेंटर की स्थापना केवलादेव गना पक्षी विहार में की, क्योंकि डॉक्टर सलीम अली जो थे ये पक्षी वैज्ञानिक थे, पक्षियों पर ये आविष्कार करते थे। तो पक्षियों की प्रजाति सबसे ज़्यादा केवलादेव अभ्यारण्य में पाई जाती है। और 2005 में डॉक्टर सलीम अली ने वहाँ पर इंटरप्रिटेशन सेंटर भी बना दिया। कहाँ पर? केवलादेव में, 2005 में। उसके बाद मैं यहाँ पर बात करता हूँ, इस क्षेत्र में जो है कदम के वृक्ष बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, कदम के वृक्ष जो है सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? केवलादेव गना पक्षी विहार में पाए जाते हैं। इसे विदेशी पक्षियों की शरण स्थली कहते हैं अथवा स्वर्ग कहते हैं। तो पक्षियों का स्वर्ग के नाम से इसे हम जानते हैं, या फिर पक्षियों की शरण स्थली के नाम से भी हम केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारे विदेशी पक्षियों की जातियाँ भी यहाँ पर पाई जाती हैं। और पक्षी जो है शीतकाल के समय भी यहाँ पर जो है साइबेरियन सारस की मैं बात करूँ तो साइबेरियन सारस जो है सर्दियों के दिनों में यहाँ पर प्रवेश के लिए आते हैं। तो यहाँ पर प्रवास के लिए जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है साइबेरियन सारस आते हैं सर्दियों के दिनों में, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है यहाँ पर 113 विदेशी पक्षियों की जातियाँ पाई जाती है और 392 जो है देसी पक्षियों की प्रजाति यहाँ पर पाई जाती है। लगभग 113 प्रकार के विदेशी पक्षी यहाँ पर मिलते हैं और 392 देसी जो पक्षियों की प्रजातियाँ हैं वो केवलादेव में आसानी से आपको मिल जाएंगे, जिसमें टर्की के जो पक्षी हैं वो जांगिल, जिसे हम पेंटेड स्टार्क के नाम से भी हम जानते हैं, इसका नाम है पेंटेड स्टार्क। अगला है सफ़ेद और काली गर्दन वाले स्टार्क भी यहाँ पर मिल जाते हैं। किसी जो है स्टार्क की गर्दन काली मिलेगी, किसी स्टार्क की गर्दन सफ़ेद मिलेगी। और कार्मोरेंट नाम का एक पक्षी भी यहाँ पर पाया जाता है, अंजन पक्षी भी यहाँ पर पाया जाता है, चमचा नाम का पक्षी, सुक सारिका भी यहाँ पर पाया जाता है, ये पक्षियों के नाम है। चकवा चकवी भी यहाँ पर पाए जाते हैं और लोहो सारंग भी यहाँ पर पाया जाता है। ये जो है मुख्य रूप से यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये कुछ पक्षियों के नाम है, ये आपको ध्यान रख लेने हैं, कई बार पूछे जाते हैं, जैसे कि टर्की के पक्षी, जांगिल या पेंटेड स्टार्क, सफ़ेद और काली गर्दन वाले स्टार्क ये पक्षी होता है, यह आपको ध्यान रखना है। कार्मोरेंट पक्षी, अंजन पक्षी, चमचा, सुकसारिका, चकवा चकवी, लोहसारंग, और ये जो है मुख्य रूप से यहाँ पर पाए जाते हैं। इस उद्यान में जो है भ्रमण का समय लगभग नवंबर से अक्टूबर माह सबसे अच्छा माना जाता है, सर्वोत्तम माना जाता है। नवंबर और फरवरी के महीने में यहाँ पर पक्षियों की प्रजातियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छे तरह से आप जो है नवंबर से फरवरी के महीने में जो है आसानी से सभी प्रकार के पक्षियों को देख सकते हो। तो ये जो है इसका यहाँ पर भ्रमण का समय बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस क्षेत्र में जो है ऐंच नामक घास पाई जाती है। ऐंचा नाम की यहाँ पर एक घास भी पाई जाती है जिसमें जानवर फंसकर मर जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे कोई जानवर डोलता है, इसमें केवलादेव में कुछ बहुत सारे पशु जो है यहाँ पर चरने के लिए आ जाते हैं। तो ऐंचा नामक घास जो है उसमें जो है फंसने की वजह से पैर उसमें फंस जाते हैं बुरी तरह से, और फंसने के बाद वो पैरों को छुड़ा नहीं पाते हैं, वहाँ से निकल नहीं पाते हैं। इस वजह से जानवर वहाँ पर फंसे रह जाते हैं और वहाँ पर जो है काफ़ी जानवरों की इस घास की वजह से मौत हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐंचा नामक घास जो पाई जाती है ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। ये कई बार क्वेश्चन जो है पूछा भी गया है और ये अब भी पूछा जा सकता है, ऐंचा घास किस में पाई जाती है? केवलादेव में। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है, इस उद्यान में पाइथन पॉइंट पाया जाता है। पाइथन पॉइंट एक जगह का नाम रख दिया जहाँ पर जो है अजगर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो केवलादेव अभ्यारण्य में एक जगह है जहाँ पर अजगर जो है, ये अजगर एक सांप है, ये अजगर जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उस जगह का नाम रख दिया पाइथन पॉइंट, क्योंकि इसको अंग्रेजी में अजगर को साइंस में जो है इसका वैज्ञानिक नाम है पाइथन। तो यहाँ पर इस वजह से जो है अजगर को पाइथन कहते हैं हम, तो उस जगह का नाम पाइथन पॉइंट रख दिया। तो पाइथन पॉइंट पर अजगर देखे जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये केवलादेव में पाए जाते हैं अजगर। तो अजगर जो है ये जहरीला नहीं होता है, ये सांप, ये आपको ध्यान रखना है। तो पाइथन पॉइंट पर जो है पाइथन देखे जाते हैं। पाइथन पॉइंट जो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात करूँगा मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान की, जो कि कोटा चित्तौड़गढ़ इन डिस्ट्रिक्ट में ये फैला हुआ है। तो कोटा चित्तौड़गढ़ आपको ध्यान रखना है, मुख्यतः ये कोटा और चित्तौड़गढ़ में है। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान की। ये तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है। 9 जनवरी 2012 को राष्ट्रीय उद्यान का जो है राष्ट्रीय उद्यान को जो इसे जो है राष्ट्रीय उद्यान बनाने के लिए एक अधिसूचना जारी की गई थी। 9 जनवरी 2012 को इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था।
तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान यही है, 9 जनवरी 2012 को ये बनाया गया था। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो है 199.50 वर्ग किलोमीटर। तो 199.50 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। इसके अंतर्गत दर्रा अभ्यारण्य के 156.32 वर्ग किलोमीटर, मतलब दर्रा अभ्यारण्य को 156.32 वर्ग किलोमीटर एरिया इसके अंतर्गत आता है मुकुंदरा हिल्स में। जवाहर सागर अभ्यारण्य का केवल 37.98 वर्ग किलोमीटर एरिया आता है और चंबल अभ्यारण्य का तो 5.25 वर्ग किलोमीटर एरिया ही इस मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य में मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दर्रा अभ्यारण्य का भी इसमें कुछ सबसे ज़्यादा क्षेत्र आता है मुकुंदरा हिल्स में। दर्रा अभ्यारण्य का 156.32 वर्ग किलोमीटर, जवाहर सागर का 37.98 वर्ग किलोमीटर, जबकि चंबल अभ्यारण्य का 5.25 वर्ग किलोमीटर एरिया जो है इस मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। इस उद्यान में जो है बघेरा आते हैं और यहाँ पर गागरोनी तोते भी देखे जा सकते हैं। तेंदू का पत्ता भी जो है यहाँ पर मिल सकता है और खैर के वृक्ष भी जो है इस मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल सकती हैं। तो यहाँ पर जो है ये राष्ट्रीय उद्यान आपको ध्यान रखना है, कोटा चित्तौड़गढ़ में है, तीसरे नंबर का है। 9 जनवरी 2012 को ये राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। इसका क्षेत्रफल केवल 199.50 वर्ग किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है रणथंभौर का 392.50, मुकुंदरा हिल्स का 199.50, जबकि केवला देव का 28 पॉइंट कुछ है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। ये मुख्यतः इनमें से ही क्वेश्चन आते रहते हैं। अब मैं बात करूँगा इसके बाद वन्य जीव अभ्यारण्यों की। ये नेक्स्ट चैप्टर में मैं जो है नेक्स्ट पार्ट में आपको वन्य जीव अभ्यारण्य और इस चैप्टर में जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं ख़त्म कर दूंगा। वन्य जीव अभ्यारण्य 27 है, 27, तो इनके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो यहीं तक आज के लिए जो है इस वीडियो में विराम लेने वाला हूँ। तो जो भी साथी जो है लैब असिस्टेंट का कोर्स परचेज करना चाहता है तो वो मेरे मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है 9664 39 60 24। इस पर कांटेक्ट करके आप जो है कोर्स परचेज कर सकते हो। लैब असिस्टेंट के लिए रामबाण साबित होने वाला है। नए आंकड़ों सहित ये आपको कंटेंट दिया जा रहा है। तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नाम मात्र की शुल्क में जो है आपको ये कोर्स मिल जाएगा। राजस्थान जो है लैब असिस्टेंट का कोर्स मात्र 1000 रुपये में मिल जाएगा, जिसमें आपको जीके का कोर्स जो है 500 रुपये में मिल जाएगा और साइंस का भी जो है आपको 500 रुपये में आसानी से ये मिल जाएगा। ये अपनी फ़ीस है, ये ज़्यादा नहीं है, बहुत ही नाम मात्र की फ़ीस है जो कि आपके लिए रखी गई है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।